यहां पर सद्गुरु उन विभिन्न आयामों के बारे में बता रहे हैं जो कैलाश के भाग है, और ये भी कि हम उनका अनुभव करने के लिए कैसे पर्याप्त रूप से ग्रहणशील बन सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, किंवदंतियां हमें बताती है कि कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्रों में शिव भौतिक रूप में घूमे फिरे रहे थे। जब हम कैलाश की बात करते हैं तो उसके 3 आयाम हैं। एक तो उसकी सर्वथा भौतिक उपस्थिति ही है, दूसरा है वो जानना और वो ज्ञान जो वहां मौजूद है, और तीसरा है कैलाश का वह मूल स्रोत जो वहां उपलब्ध है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में बहुत सारे पर्वत शिखर ऐसे हैं जो कैलाश से कई गुना बड़े और कहीं ज्यादा सुंदर है। 24,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले 100 से ज्यादा शिखर हिमालय में है। विशेष रूप से भारत से आने वाले लोग यदि कुछ खास मार्गों से आते हैं तो वे रास्ते में माउंट एवरेस्ट को भी देख सकते हैं। आकार और भव्यता की दृष्टि से उसके पश्चात कुछ और देखना बाकी नहीं रह जाता। तो हम प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए कैलाश नहीं जाते। लोगों ने इस विशेष पर्वत शिखर को जाना मान्य किया और वे वहां जाते हैं, न कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में फैले हुए अन्य बड़े शिखरों की ओर, क्योंकि कैलाश में कुछ बहुत ज्यादा भारी और खास है जो आपको जबरदस्त रूप से प्रभावित करता है। मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे हैं जो अंग्रेजी के महज पहले 3 अक्षर पहचानता है, ए, बी और सी। तो फिर कोई आपको एक बड़े पुस्तकालय में ले जाता है जहां लाखों पुस्तकें हैं। आपने बहुत सारी किताबें ए अक्षर से शुरू होने वाली देखी, फिर बी से और फिर सी से भी। तो वहां लाखों किताबें हैं और उनमें करोड़ों अक्षर हैं, पर आप सिर्फ ए, बी और सी जानते हैं। सोचिए आपको कितना भारीपना लगेगा, जैसे कि उन सब ने आपको चकाचौंध कर दिया हो। ऐसा ही अनुभव कैलाश में होता है। वहां जो कुछ भी है उसकी भारी भरकम उपस्थिति का एहसास सबको होता है। आप उसका अनुभव करने में चूक नहीं सकते जब तक कि आप सारा समय सिर्फ कैलाश के साथ सेल्फी लेने में न बिताते हो। अगर आपका ध्यान बस इस पर लगा हो कि कैसे अपनी 2 उंगलियों के बीच आप कैलाश को पकड़ सकते हैं, तो आपको कैलाश की अनुभूति नहीं होगी। अन्यथा कैलाश अपने आप में इतना जबरदस्त असरदायक है कि कोई उस अनुभव से बच नहीं सकता। हाँ, इसका एहसास न होना कुछ ऐसा है जैसे आपके कमरे में हवा है। आप अगर बिना ध्यान रखे ऐसे ही सांस ले रहे हैं तो भी यह हवा आपको जिंदा रखेगी, पोषण देगी। लेकिन अगर आप होशपूर्वक ध्यान से एहसास के साथ सांस ले रहे हैं तो आपका अनुभव कुछ और होगा। आप चाहे तो आज रात को खाना खाते समय यह प्रयोग करें। कुछ बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पोषक खाद्य पदार्थ ले, उसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक तैयार करें और फिर उसका एक छोटा सा भाग अपने गले में एक नली कीप लगाकर डालें। आपको पोषक तत्व तो जरूर मिलेंगे, पर कोई स्वाद या खाने का आनंद नहीं आएगा। ऐसा ही आपके साथ कैलाश में भी हो सकता है। अपने साथ ऐसा न करें। पोषण तो आपको फिर भी मिलेगा ही, लेकिन उसके स्वाद का आनंद लेना भी अच्छा होगा। दूसरा आयाम यह है कि कैलाश में जानने का और ज्ञान का विशाल भंडार है, एक ग्रंथालय जैसा। आप किसी भव्य पुस्तकालय के विशाल संग्रह से प्रभावित हो सकते हैं, पर यदि आपको वहां किताबें पढ़नी पड़े तो फिर यह एक अलग बात होगी। अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने की बात नहीं है, लेकिन उसे सीखने में, कुछ काम चलाओ पकड़ हासिल करने में भी 10-15 साल लग जाते हैं। अगर आप कैलाश में संग्रहित ज्ञान को पाना चाहते हैं तो फिर तैयारी एवं भागीदारी का एक बिल्कुल अलग ही स्तर, आयाम आपको प्राप्त करना पड़ेगा।
कुछ समय पहले किसी ने मुझे पूछा, कैलाश के ज्ञान को हासिल करने के लिए एक साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आप वाकई एक साधारण व्यक्ति है तो कैलाश की महत्ता को प्राप्त करना बहुत आसान होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप एक साधारण व्यक्ति का क्या मतलब निकालते हैं। क्या आपने कभी कोई साधारण व्यक्ति देखा है? क्या आप कभी अपनी पत्नी के सामने कहेंगे कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं? अगर आप सही तौर पर एक साधारण व्यक्ति हैं, तो मैं आपको यह सहज रूप से समझा सकता हूं। आपके लिए भी यह प्राप्त करना आसान होगा। साधारण होने का अर्थ है आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आप उस तरह के नहीं हैं। आप एक बड़े होशियार व्यक्ति हैं। दूसरों को ऐसा लगे या ना लगे, पर कम से कम आप तो यही सोचते हैं। हर किसी को लगता है कि अपने स्वयं के क्षेत्र में वो एक होशियार व्यक्ति है। कोई अपने छोटे से घर में है तो किसी और की सीमाएं थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हर कोई कुछ विशेष है। कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होता। अगर हम सही रूप से साधारण व्यक्ति बना सकते, चाहे पहाड़ों में उन्हें खींचते हुए ले जाकर या किसी भी अन्य तरीके से, तो हम उन्हें इतना साधारण बना देते कि हम जो भी कहे वे सुनने करने के लिए तैयार होंगे। तो फिर हम उन्हें समझा सकते हैं, या फिर उन्हें वास्तव में बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमानी कभी किसी दूसरे की तुलना में नहीं होती। होशियारी हमेशा किसी दूसरे की तुलना में होती है। हम जब कहते हैं आप होशियार हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपने पास के किसी व्यक्ति से तुलनात्मक दृष्टि से कुछ आगे है। होशियारी कोई ज्यादा महत्व की नहीं होती। यह आपको कुछ धन कमाने में और समाज में स्थान बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से वो आपको कहीं नहीं ले जा सकती। बुद्धिमानी कोई तुलना नहीं मांगती। उसके पास तुलना करने के लिए समय नहीं होता, नहीं कोई इच्छा होती है, क्योंकि बुद्धिमानी को पता है कि यह बात कितनी छोटी है। अगर आप वास्तव में बुद्धिमान हैं और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं, एक फूल पत्ती पर भी, तो आपको महसूस होगा कि आपकी बुद्धिमानी कितनी कम है। बुद्धिमानी का स्वभाव यह है कि वह अपनी स्वयं की सीमाओं को पहचाने कि वे क्या है। एक साधारण व्यक्ति बुद्धिमान होता है जब आप अपने आसपास की हर किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एक छोटी सी पत्ती या छोटा सा फूल या रेत का एक कण भी, आप अपने आप को जो भी समझते हैं वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है। तभी आप साधारण व्यक्ति हो पाएंगे। तीसरा आयाम है कैलाश का स्रोत। वह भी वहां है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है। अगर आपकी समग्रता बहुत ऊंचे स्तर की है, समग्रता भौतिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा की दृष्टि से, तो आप उसकी अनुभूति कर सकेंगे जो कैलाश का स्रोत है। वह एक खाली स्थान की तरह है जो हमेशा वहां होता है। आप अगर आकाश की ओर देखें, आपको चांद और तारे दिखेंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को वह खाली स्थान नहीं दिखता जिसकी उपस्थिति वहां सबसे अधिक है। 99% ब्रह्मांड खाली है, लेकिन अधिकतर लोग इसे देख समझ नहीं पाते। वे उसकी अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म है। यह बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन यह एक संभावना है, क्योंकि इसको किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ समग्रता की आवश्यकता है। जिसकी जरूरत है वह है भौतिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक समग्रता। ऊर्जात्मक समग्रता एक छोटे काल में तैयार नहीं होती। इसके लिए कुछ खास काम करना पड़ता है, लेकिन आप भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक समग्रता कुछ ही दिनों में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ सरल काम करने पड़ते हैं।
अगर आप कैलाश जा रहे हैं तो उन कुछ दिनों के लिए दिन में आप कितनी बार खाते हैं, इसका थोड़ा प्रबंधन कीजिए। आप तय कीजिए कितनी बार, फिर बीच में कुछ मत खाइए। और इसके लिए भी समय तय कीजिए कि कब आप बात करेंगे या अपना फोन देखेंगे। अगर आप इसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसे तय कर लीजिए। आप चुप नहीं रह सकते, यह आपकी मजबूरी है। आपको वही बेकार की बातें बार बार करनी पड़ती है। कम से कम जब आप कैलाश जा रहे हैं तो इन्हें पीछे छोड़ दीजिए। अपने आप में बैठिए, शांत, ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने आसपास की हर बात के बारे में सावधान रहिए, क्योंकि आपकी आंतरिक व्यवस्था को, आपके अपने आप को तैयार होना है, नहीं तो ये सब कुछ भुला देगी, छोड़ देगी, चूक जाएगी। वह ऊर्जा जिसे हम कैलाश कहते हैं, एक अद्भुत संभावना है। सद्गुरु, क्या मुझे कुछ भी नहीं खाना है? ठीक है, मैं 3 दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो फिर आप वापस ही नहीं आ पाएंगे। बात यह नहीं है। आपको बस ये तय करना है कि दिन में मुंह के अंदर कुछ डालने के लिए आप कितनी बार मुंह खोलेंगे और कितनी बार कुछ बोलने के लिए आप मुंह खोलेंगे। अगर आप दिन में 3 बार खाना चाहे तो 3 बार तय कीजिए, फिर चौथी बार मत खाइए। यह आपका चुनाव है, इसे तय कर लीजिए। तय करना कि मैं ये करूंगा और फिर वही करना, यही समग्रता है, सत्यनिष्ठा है। समग्रता का अर्थ भोजन सिर्फ 1 बार करना या 5 बार करना नहीं है। समग्रता यह है कि मैं जो तय करूंगा वही करूंगा। मैं अनुशासन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप जो कहते हैं वही कीजिए, यह समग्रता है। मैं सामाजिक समग्रता की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक समग्रता के बारे में बात कर रहा हूं। यह होनी ही चाहिए, तभी वो योग्यता आती है कि किसी को कोई खास अनुभव हो, कोई खास बात छुए। धन्यवाद।